हेलो 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 एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल मेरी तरह मजे में हो। अब आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। कल हमने लेक्चर बीच में रोका था समय के अभाव के कारण, जिस वजह से आज हम मीटर ब्रिज और जैसा मैंने कहा था मैं सभी डीपीपीस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे डिस्कस करूंगा। तो ये होने वाला है आज के हमारे सेशन का एजेंडा। हम खत्म करेंगे मीटर ब्रिज और डीपीपीस के कुछ बेहतरीन वाले सवाल। तो आइए शुरुआत करते हैं मीटर ब्रिज की। मीटर ब्रिज बेसिकली क्या होता है, क्यों काम में आता है? अगर मैं थ्योरी में जाने के पहले, अगर मैं टेक्निकल बातों में जाने के पहले आपसे एक बिल्कुल सिंपल सी बात पूछूं कि मान लीजिए ये एक वायर है, ये एक वायर है, ठीक है? सुनते चलना ध्यान से, काम की बातें बहुत। इस वायर की लेंथ L है, इस वायर का एरिया जो है वो A है, और इसकी मैंने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी आपको मैंने इसका बता दिया। तो क्या आप इसके लिए रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। कितना होता है वो होता है रो टाइम्स ऑफ L डिवाइडेड बाय A। ओके ओके ओके, ये बात का नॉलेज हमको है, ठीक है, अच्छी बात है। क्या हमको ये भी मालूम है कल के लेक्चर के बाद कि यदि एक कॉम्बिनेशन हमारे सामने हो, समथिंग लाइक दिस, अगर इस प्रकार का एक कॉम्बिनेशन हमारे सामने है जिसमें 4 रेजिस्टेंसेस हैं, 1 2 3 और 4, ओके, नाम आपने इनका दे दिया R1 R2 R3 और R4। यदि आप इस कॉम्बिनेशन को कनेक्ट करते हैं एक सोर्स से और बीच में आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया या बीच में आपने कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, ये आपने लगा दिया गैल्वेनोमीटर जी। इफ R1 is to R2 equals R3 is to R4, क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं अगर R1 by R2 R3 by R4 के बराबर हैं, अगर R1 by R2 R3 by R4 के बराबर हैं, तो इस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि ये कंडीशन है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की। ये कंडीशन है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की, और इस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं जाता है। इस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं जाता है। जाता है कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाता है। अब ये दो लॉजिक्स को यूज करके मैं एक सिस्टम डेवलप करने जा रहा हूं जिसमें मेरे पास एक वायर होगा। ओके सर, समझ में आ रहा है कुछ कुछ आप क्या करने वाले हो। और ये वुडन केसिंग है, यहां से मैंने कनेक्शंस बना दिए, कनेक्टिविटी कर दी, और एक नोन रेजिस्टेंस, एक अननोन रेजिस्टेंस। अच्छा, अब तो हम पूरा समझ गए आप क्या करने वाले हो। कुछ फील आ रही है क्या होने वाला है यहाँ पे? बिल्कुल एक रफ बातें चल रही हैं यहाँ पे, सिस्टम देखते चलो। हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ हमें मालूम है, हमारे पास 2 रेजिस्टेंसेस हैं, एक नोन रेजिस्टेंस, एक अननोन रेजिस्टेंस, और इस पूरे सिस्टम को हम लोग कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नल सोर्स से, और यहां कनेक्टेड होगी हमारी गैल्वेनोमीटर, और ये जिस पे स्लाइड करेगी उसे हम कहेंगे जॉकी, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने टच किया, आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिला, इस जॉकी को इस पे मूव करना स्टार्ट करोगे और कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसपे के गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो। गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो, तो इसका क्या मतलब है? यदि गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो आया तो इसका क्या मतलब है? सिस्टम देख लो, जो डायग्राम मैंने आपको बताया। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, यहां पे आप रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये एक अननोन रेजिस्टेंस आपके सामने है, ये बन गया गैल्वेनोमीटर, ये आ गया जॉकी, और ये रहा आपका वायर जिसकी लेंथ है 1 मीटर, ठीक है, इसलिए इसका नाम दिया मीटर ब्रिज। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट से कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। इसको अलग अलग पॉइंट्स पे टच करना स्टार्ट करेंगे। आपने जॉकी को यहां टच किया, यहां टच किया, डिफरेंट पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग आपको गैल्वेनोमीटर में या तो डिफ्लेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे आपको बिल्कुल नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये होने वाला है, अभी सिर्फ सुना है हमने, अभी सिर्फ हमने इस बात को समझा है कि हम क्या करने वाले हैं। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप लिख भी लेते हैं। सबसे पहले लिखिए मीटर ब्रिज। सबसे पहली बात, मीटर ब्रिज क्या है? ये
किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ये बेस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे। तो तेज रफ्तार में लिख लीजिए सभी लोग, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। किस लिए काम आता है ये? किस लिए काम आता है? ये काम आता है अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर फाइंड आउट करने में। आपके सर्किट में ये जो अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं इस सेटअप के जरिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लिख के आना पड़ेगा, कभी अगर एग्जाम में आ जाए तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। वायर की क्या लेंथ ली है हम लोगों ने? स्टैंडर्ड लेंथ ली है 1 मीटर। यूनिफॉर्म वायर है, मतलब थ्रू आउट द वायर उसकी जो है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, वो सब सेम रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाला है। अच्छी बात है। अब इसका चित्र बना लीजिए जल्दी, डायग्राम बना लो, फिर आगे की बातें करते हैं। बना लिया सबने? अब देखिए, जो ए बी है, ए बी की लेंथ हम लोगों ने ले ली L सेंटीमीटर। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि जो टोटल वायर है 1 मीटर का, इसमें एक पॉइंट ऐसा है L लेंथ पे जिसपे के सिस्टम बैलेंस्ड है। व्हाट डू आई मीन बाय सिस्टम बैलेंस्ड है? सिस्टम बैलेंस है का मतलब यह है कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई भी करंट नहीं जा रहा है। सिस्टम के बैलेंस होने से हमारा क्या मतलब है? हमारा मतलब यह है कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट वहां पे उस कंडीशन में नहीं जा रहा है। ठीक है, आपने कह दिया ए बी की लेंथ L है, तो बी सी की लेंथ हो गई 100 माइनस L। ठीक है, बहुत शानदार। अब अगर हम लोग ये कहें कि जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है उसको हमने लिख दिया स्मॉल आर। क्या लिख दिया? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को स्मॉल आर। मतलब मान लीजिए कि 1 मीटर का वायर है या 10 मीटर का वायर है, या और रैंडम ले लेते हैं 15 मीटर का वायर, और इसका रेजिस्टेंस है 30 ओम। ठीक है, तो 1 मीटर में कितना रेजिस्टेंस? अरे 15 मीटर में 30, तो 1 मीटर में कितना? 2 ओम। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना बन गया? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बन गया 2 ओम पर मीटर। ठीक है, इसी तरह से अगर आपका टोटल रेजिस्टेंस आर है और लेंथ एल है, तो आप लिख सकते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये पी जो है, पी पॉइंट तक का रेजिस्टेंस, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं सी, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। आपके पास 2 रेजिस्टेंस है, एक नोन एक अननोन, और ये वायर है, ये लेंथ एल है और ये लेंथ 100 माइनस एल है। ठीक है, एल और 100 माइनस एल, बहुत बढ़िया। और यहां आपने लगा दिया गैल्वेनोमीटर जी, और इस सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं है। इसको मैंने लिख दिया एक्स, इसको मैंने लिख दिया वाई। ठीक है, तो इतना जो हिस्सा है ना, जिसकी लेंथ एल है, इसको मैं पी कह देता हूं, इसको क्यू कह देता हूं। रेजिस्टेंस ऑफ द पी पार्ट कितना बन जाएगा? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ पी। चलो बहुत बढ़िया। रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट क्यू कितना बन जाएगा? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू 100 माइनस एल। ओके 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 ओके। हमको यह भी मालूम है कि अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, मतलब अगर आई जी 0 है, तो ये जो रेशोज हैं, किन किन के रेशोज? ये x इज टू पी इक्वल होना चाहिए, आरपी लिख देता हूं, इक्वल होना चाहिए y इज टू रेजिस्टेंस ऑफ q। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो जरा जल्दी, होना चाहिए ना? तो लिख दिया आप लोगों ने, इस बात को डब्बे में डाल दिया, ये डाल दिया आपने इसको डब्बे में, बहुत शानदार, मजा आ गया। तो x इज टू आरपी, आरपी को आपने लिख दिया स्मॉल आर, यानी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ टाइम्स ऑफ एल। ठीक है, तो x डिवाइडेड बाई आर एल इक्वल्स y डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल। ठीक है,
तो ये स्मॉल आर मर गए, स्मॉल आर निपट गए, गए ना। तो क्या रिजल्ट आया आपका, x अपॉन वाई इक्वल्स टू L इज टू 100 माइनस L। इस बात को डाल दो डब्बे में, ठीक है। ये आ गया आपके सामने पूरा डेरिवेशन, नोट कर लो भैया जल्दी से सभी लोग। ये भी लिख लीजिए, सारी टर्म्स लिखी हुई हैं, कौन सी टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है। डन। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके सामने। पहला पॉइंट, ये सारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, समरी वगैरह है, तो मैं इन सबको वन बाय वन आपके लिए पढ़ देता हूं। सबसे पहले, द रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन एंड इटसेल्फ एंड द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब ये क्या कह रहा है, ये बातें चल रही है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, दे आर सेइंग द रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ डिफ्लेक्शन, कि कितना वेरिएशन आ रहा है डिफ्लेक्शन में। ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा उस इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी पे, उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी पे। दूसरा पॉइंट, अ सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन मेजर करंट ऑफ द ऑर्डर 10 टू द पावर 9 -9 एम्पियर। बस नाम याद रखना आप, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। कभी किसी सीयूईटी वगैरह जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाए थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है। अगली बात, ये गैल्वेनोमीटर से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, ये सारे लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके थे। IG इज द करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, देख चुके थे हम लोग। इफ द करंट करस्पॉन्डिंग टू द डिफ्लेक्शन ऑफ वन डिवीजन ऑन द गैल्वेनोमीटर स्केल इज K एंड N इज द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, तो टोटल फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या बन जाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन बन जाएगा N टाइम्स ऑफ K। क्या बोल रहा है ये ऐसा बोल रहा है कि IG जो है ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, मतलब टोटल करंट है, पूरे डिफ्लेक्शन पे कितना करंट दिखा रहा है। जैसे गाड़ी में होता है ना 0, 10, 20, 30, 100, 140, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे वो 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिखा रही है कोई गाड़ी। उसी तरह से अगर आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन IG है, जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन IG है, ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, K क्या है, K इज दी डिफ्लेक्शन ऑफ वन डिवीजन, एक डिवीजन में इतना और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इतने। सीधी सी बात है, एक डिवीजन K और टोटल डिवीजन N, तो कितना बन जाएगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन, N टाइम्स ऑफ K, सिंपल। अगला गैल्वेनोमीटर जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, इज स्पेशली डिजाइंड फॉर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, स्पेशली डिजाइंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है ये, यूज्ड टू मेजर द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल, बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए यूज करेंगे। इसका भी आपको नाम पता होना चाहिए, सेपरेटली कोई पूछने नहीं वाला है। चलिए अब बातों को बढ़ा दिया जाए आगे। एक सवाल मैंने आपको दिया था, ये कल का होमवर्क क्वेश्चन था, ये कल का होमवर्क क्वेश्चन था जो आपको करना है, कीजिए सभी लोग, पढ़ो जरा सवाल को, रीड द क्वेश्चन क्विक। तो अभी अभी हम लोगों ने जो देखा उसको यहां पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हमने ये देखा कि अगर मान लीजिए डिफ्लेक्शन ऑफ वन डिवीजन वो K दे के रखा हुआ है और N टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स दे के रखे हैं, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना मिल जाएगा आपको, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मिल जाएगा N इंटू K। इस बात को अप्लाई करते हैं यहाँ पे, होमवर्क क्वेश्चन था, कुछ लोगों ने भेजे मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर्स, है ना, बड़ी अच्छी बात है। अब देखो जरा, पहले पार्ट में क्या कहा जा रहा है, सवाल पढ़ लो। गैल्वेनोमीटर हैविंग 30 डिविजन्स, 30 डिविजन्स हैं इसमें, मतलब आपको क्या दे के रखा है, N दे के रखा है।
एंड करंट सेंसिटिविटी ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, मतलब के भी देके रखा है कि एक डिवीजन के करस्पॉन्डिंग कितना करंट है। तो क्या आप डायरेक्टली फुल स्केल डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं? कैसे निकाल देंगे? एन टाइम्स ऑफ के, एन टाइम्स ऑफ के, मतलब आपको देके रखे 30 डिविजन्स और आपको देके रखा हुआ है 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, तो आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मिल गया कितना? कितना मिल गया? 3 टू 6, 6 होता है ना 3 टू, और ये बन गया 10⁻⁻⁴। बहुत बढ़िया, एम्पियर, शानदार। ठीक है, ओके। इट हैज अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपको देके रखा हुआ है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी देके रखा हुआ है आपको, आरजी देके रखा हुआ है आपको, कितना देके रखा हुआ है आरजी? वो देके रखा हुआ है 25 ओम का रेजिस्टेंस। बहुत शानदार। पूछा क्या है? पहले पार्ट में पूछा जा रहा है हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर, एमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है ठीक है ठीक है, देख चुके हैं कन्वर्जन। मेजरिंग करंट्स अप टू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सके इस प्रकार के एमीटर में कन्वर्ट करना है। सर हमको डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या करते थे? शंट लगाते थे। कहाँ लगाते थे? पैरेलल में लगाते थे। कैसा रेजिस्टेंस? शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस। ये रहा आर एस और ये रहा आपका आर या आर जी, जो भी लिखना चाहें आप लोग। ठीक है, और क्या बात की थी हम लोगों ने कि टोटल करंट आई आया, यहां पे गया आई जी, और यहां पे कितना गया? आई माइनस आई जी। हाँ या ना? सभी लोग लिख सकते हैं ऐसा? तो लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई समस्या किसी को भी नहीं है? पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम होना चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे आई जी इंटू आर जी इक्वल्स टू आई माइनस आई जी टाइम्स ऑफ आर एस, शंट रेजिस्टेंस। ठीक, बोलो भाई, ठीक है इतनी बात? तो आर एस की वैल्यू आप बता सकते हो, कितनी बता दोगे आर एस की वैल्यू? आर एस की वैल्यू आपने बता दी, आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। आई जी कितना है? दिस। आर जी कितना है? आर जी कितना? आर जी है 25 डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। आई कितना है? अरे करंट कितना है? 1 एम्पियर, -6 इंटू 10⁻⁻⁴। हाँ या ना? बोलो सभी लोग। तो ये इस तरह का एक शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा के आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो एमीटर में। अब दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है? दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करो। तो वोल्ट मीटर का भी फंडा हमको मालूम है। ये छोटा सा कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, कर लोगे ना? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हम सभी को आता है। अब अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, यदि वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा सीरीज में। लगा दिया? बहुत बढ़िया। तो ये है आपका आर जी एंड दिस इज आर, जो कि आपने सीरीज में लगाया है। तो कितना पोटेंशियल, कितना, क्या क्या रेंज दे के रखी है वोल्ट मीटर की? वोल्ट मीटर के लिए क्या कहा है आपको? मेजरिंग वोल्टेजेस अप टू 1 वोल्ट। बड़ी अच्छी बात है, आपको 1 वोल्ट की बात की है। ठीक है, ओके। तो आर कितना बन जाएगा? आर बन जाएगा वी डिवाइडेड बाय आई जी माइनस आर जी। ठीक, रखो यहां पे, रखो डेटा उठा के रख दो। V1 आई जी 6 × 10⁻⁻⁴ माइनस आर जी, आर जी कितना है? 25, 25 है, 25 ही है ना? हाँ बस, खेल खत्म। ये आ गया आपका आंसर, कैलकुलेट कर लेना इसको। सेकेंड पार्ट, जिसके दोनों पार्ट सही थे वो अपने मार्क्स +4 करके मुझको बताना कि दोनों पार्ट्स हम लोगों ने कर लिए थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के। ये एक अच्छा सवाल था। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमेशा मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, क्योंकि इसमें आपके पास कोई हिंट नहीं होती है, कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं, है ना? ऑप्शंस नहीं है कोई, तो आपको खुद का दिमाग लगाना है। ऑप्शंस होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। चलो बातें बढ़ाते हैं आगे।
मीटर ब्रिज की बात करते हैं। मीटर ब्रिज में भी अभी हम लोगों ने क्या देखा, एक सवाल इसके बेसिस पे समझते हैं, सीखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो ये एक सवाल है मीटर ब्रिज का, पीवाईक्यू है, इसको भी डीपीपी में ले लेते हैं ना। तो जरा पढ़ो सवाल को। सवाल क्या कहता है? सवाल ये कहता है कि x 50 ओम, y 20 ओम। x और y को अगर आप इंटरचेंज करते हो तो आपको पता करना है, x और y को अगर आपने इंटरचेंज किया तो आपको पता करना है शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द बैलेंस पॉइंट। आपको पता करना है शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द बैलेंस पॉइंट, कि बैलेंस पॉइंट की पोजीशन में कितना शिफ्ट आएगा। बैलेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है? बैलेंस पॉइंट का मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट जहां पे ये रेजिस्टेंसेस के रेशो बराबर आए, और अगर रेजिस्टेंसेस के रेशो बराबर आ रहे हैं तो क्या होगा? तो आपका जो गैल्वेनोमीटर है उसमें करंट जीरो आएगा, कोई करंट नहीं जाएगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। तो आपने यहां पे लिख दिया x डिवाइडेड बाई एल इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई y डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल। बहुत शानदार। x कितना देके रखा हुआ है? x देके रखा हुआ है 50 डिवाइडेड बाई एल इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल। ठीक है, ये पहली इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। डब्बे में डालो और लिख दो इक्वेशन नंबर 1। डब्बे में डालो और लिखो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब x और y को आपने इंटरचेंज करना है, x और y को इंटरचेंज करना है, तो कर दो x और y को इंटरचेंज। जैसे ही आप x और y को इंटरचेंज करोगे, जैसे ही आप x और y को इंटरचेंज करोगे, तो इस तरफ आ गया 20, उस तरफ आ गया 50। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? सेकंड केस डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, सेकंड केस की इक्वेशन। सेपरेट डायग्राम नहीं बना रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि अब यहाँ पे 20 और यहाँ पे 50 लिखने वाला हूं मैं। तो 20 बाई एल, या चलो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से L1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेट्स कॉल इट L1। L1 तो मैं क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा 100 माइनस L1 बाई L1 इक्वल्स टू 20 बाई 50। ठीक है, तो 100 माइनस L1 बाई L1 कितना लिख दिया हमने? 100 माइनस L1 बाई L1 कितना लिख दिया? 100 माइनस L1 बाई L1 इज 2/5, तो L1 कितना आ जाएगा? 500 माइनस 5L1 इक्वल्स 2L1, तो 7L1 की वैल्यू 500 आ गई, तो L1 की वैल्यू आ गई कितनी? 500/7। पहली इक्वेशन, पहला रिजल्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन L1 आ गया 500/7। सेकेंड केस में क्या किया आपने? सेकेंड केस में क्या किया आपने? इंटरचेंज कर दिया, वहां 20 यहां 50, तो 20, अब इसको L2 कह दो, बाई L2 इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L2। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 100 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2 इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 200 माइनस 2L2 इक्वल्स टू 5L2। तो L2 की वैल्यू आ गई कितनी? 200/7। अरे आ गई क्या सब लोग? समझ में आ रही ना बातें? तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है शिफ्ट इन द बैलेंसिंग पॉइंट। तो शिफ्ट इन द बैलेंसिंग पॉइंट कितना बन जाएगा? शिफ्ट बन जाएगा L1 माइनस L2, डेल्टा L लिख दो 200/7। एक सेकेंड, 500/7 माइनस 200/7 कितना हो गया ये? अरे कितना आ गया ये? 300/7। दिस इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है? कोई बड़ी बात थी क्या? नहीं थी। 2 केस बना दिए, सॉल्व कर लिया। अच्छा सवाल था, P/Q था।
चलो नोट कर लो। डन। ओके चलो जरा आप कुछ सवाल डीपीपी के फटाफट करते चलते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, पढ़ो जरा क्या कहता है ये। अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन metallic conductor is carrying current I through it, the quantity which varies across the cross section of the conductor, across the conductor। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन देके रखा हुआ है आपको, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब है ये। ठीक है, अब समझना जरा बात को कि ये सिस्टम आपके सामने देके रखा हुआ है इस प्रकार का। इसमें से यदि करंट पास हो रहा है, इसमें से यदि करंट पास हो रहा है, तो जो आई करंट एंटर कर रहा है हर क्रॉस सेक्शन से उतना ही करंट गुजरेगा, है ना? हर क्रॉस सेक्शन से करंट तो उतना ही गुजरेगा, बिल्कुल डेफिनेटली। लेकिन लेकिन हर क्रॉस सेक्शन से करंट तो उतना ही निकलेगा, लेकिन 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 आप ये देखो कि सबके एरियाज अलग अलग हैं, सबके एरियाज अलग अलग हैं, तो कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी? करंट पर यूनिट एरिया, जो कि कहलाती है करंट डेंसिटी, होगी अलग, बिल्कुल होगी। और अगर करंट डेंसिटी अलग हो रही है तो ये देखो कि इनमें से ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो कि करंट डेंसिटी के साथ वेरी करेगी। कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कि करंट डेंसिटी के साथ चेंज होगी? क्या हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मालूम है? क्या हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मालूम है? क्या लिखा था हम लोगों ने? ई टाउ डिवाइडेड बाय एम, बिल्कुल। और क्या हम लोग J इक्वल्स ई टाइम्स ऑफ सिग्मा लिखते हैं? बिल्कुल लिखते हैं। सिग्मा कांस्टेंट, अगर J वेरी कर रहा है तो E वेरी कर रहा है, अगर E वेरी कर रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी कर रही है, और अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी कर रही है, करंट डेंसिटी वेरी कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, मतलब आंसर आएगा डी। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अच्छा सवाल था, मेरे ख्याल से डीपीपी 3 या 4 का सवाल होगा। जो लोग रेगुलरली डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं उनको पता होगा इसके बारे में। अब अगर किसी को यही नहीं पता कि डीपीपी कहाँ मिल रही है, तो वो मिल रही है पीडब्ल्यू ऐप पे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सिर्फ लॉगिन करना है और डीपीपी निकालना है, सॉल्व करना है। सोल्यूशन तो करवा ही रहा हूँ यहाँ पे मैं। लोग पता ही नहीं होता लोगों को, बोलते हैं सर कहाँ कहाँ मिलती है डीपीपी, कमेंट में लिखते हैं, बोले किधर मिल रही है, कहाँ बट रही है डीपीपी, यहाँ बट रही है इधर। ठीक, चलो। प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मोबिलिटी, ये भी डीपीपी का सवाल है। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी होती क्या है? मोबिलिटी होती है, किस किस का रेशियो होता है मोबिलिटी? बताइए जरा, मोबिलिटी किस किस का रेशियो होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, म्यू मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड भी ले सकते हो। ठीक है, मीटर पर, पहले मैं डायमेंशंस की बात करता हूं, ठीक है, उसके बाद मैं यूनिट की बात करूंगा। मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आप बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी? ई इक्वल्स टू वोल्ट मीटर, सॉरी वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो सर ये तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड ऐसा कुछ आ रहा है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड ये तो ऐसा कुछ आ रहा है, और बाकी की जो सारी यूनिट्स हैं वो भी तो बिल्कुल यही हैं। अगर आप देखो यहाँ पे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, मिलीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, माइक्रोमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। तो आपको कुछ याद आ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में? जिसने एनसीईआरटी खोल के देखी होगी उसमें डायरेक्टली ये डेटा दे के रखा हुआ है कि जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ये क्योंकि एनसीईआरटी में जो फाइनल इंफॉर्मेशन दी होती है उसी को हम लोग कंसिडर करते हैं, और किसी भी एग्जाम में अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एनसीईआरटी के डेटा को ही फाइनल रेफरेंस माना जाता है। तो इस बेसिस पे हम लोग टिक कर रहे हैं बी। ओके, वरना बहुत सारी किताबों में आपको ये भी मिलेगा माइक्रोमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है ना, ड्रिफ्ट करंट भी
जो है बहुत कम होता है, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है बहुत कम होती है, दैट्स माइक्रोमीटर पर सेकेंड, उस टर्म्स में चलती है। लेकिन मोबिलिटी की जब आप प्रैक्टिकल यूनिट की बात करते हो तो वो सेंटीमीटर्स में होती है। चलो अगला सवाल, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच सो दैट इट्स लेंथ बिकम्स 3 टाइम्स, लेंथ आपने 3 गुना कर दी, एल डैश इज 3 टाइम्स ऑफ एल, एल डैश इज 3 टाइम्स ऑफ एल। ठीक है, अगर आपने लेंथ 3 गुना कर दी तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया 1/3 हो जाएगा। एरिया इज गोइंग टू बी 1/3 ऑफ ए, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि टोटल वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहता है। अरे एक रबर को खींचोगे पतला होगा ना, लेंथ बढ़ेगी तो एरिया कम होना चाहिए, ये होगा, ये देखो ऐसे बिल्कुल ऐसे खींचते जाओ पतला होता जाएगा, समथिंग लाइक दिस, इजंट इट? न्यू रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी कितना? नया रेजिस्टेंस आपको निकालना है आर डैश, तो उसको आपने लिख दिया रो टाइम्स ऑफ एल डैश डिवाइडेड बाई ए डैश, तो इसको आपने क्या लिख दिया? रो एल डैश इज 3 टाइम्स ऑफ एल अपॉन ए डैश इज 1/3 टाइम्स ऑफ ए, तो ये रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ रो एल बाई ए, 9 गुना। क्या आंसर है आपका? 9 टाइम्स ऑफ आर। ठीक, तो चलिए बातें बढ़ा देते हैं आगे। अगला सवाल, रेजिस्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिवली इंटेंसिव टू टेम्परेचर? इनसेंसिटिव, आई एम रियली सॉरी। इनसेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि ये कौन इनमें से ऐसा है जो कि चेंज नहीं होने वाला है टेम्परेचर के साथ? तो ये मैंने टेक्स्ट में डिस्कस किया था, थ्योरी में डिस्कस किया था कि मैग्नेनिन एक ऐसा मटेरियल है जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है ना? यह डायरेक्टली याद रखने वाली बात है। कॉपर वगैरह एल्यूमिनियम इन सब का चेंज होता है एक पर्टिकुलर रेंज के बाद, मैग्नेनिन याद रखना डायरेक्टली चेंज नहीं होता है। चलो अगला सवाल आपके सामने है, ये भी डीपीपी का सवाल है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है पी और क्यू के बीच में, तो क्या फंडा लगाएंगे? अगर ये पॉइंट पी है तो ये पॉइंट भी पी है, ये पॉइंट क्यू है तो ये पॉइंट भी क्यू है, तो 3 रेजिस्टेंसेस हैं आर, आर और आर, जिनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पी क्यू है। तो नेट कितना बन जाएगा? आर, आर और आर का पैरेलल में बन जाएगा R/3, यानी आंसर आपका कितना आ गया? डी। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके सामने, देख लो जरा सर्किट क्या कह रहा है। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। यहां कोई एलिमेंट नहीं है, यहां भी कोई एलिमेंट नहीं है, यहां भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये पॉइंट बी, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट भी, इस पॉइंट का नाम सी दे दो। तो ए से निकलना शुरू करो। जब आप ए से निकलते हो, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आपको मिल जाएगा सी। ए से निकले और पहुंचे सी पे, और फिर सी से निकले पहुंचे बी पे। अब सी से बी के बीच में 3 रेजिस्टेंस हैं, वो कि पैरेलल में हैं। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस जो पैरेलल में हैं, तो ये आपने बना दिया 1, 2 और 3। ओके, ये आपने बना दिया तीनों रेजिस्टेंसेस को, बहुत शानदार। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज आर, 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 आर। तो आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी कितना बन गया? वो बन जाएगा आर प्लस R/3, यानी 4R/3, 4R/3। ठीक है, चलो सिंपल था, बातें बढ़ा देते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है, ये क्या पूछा जा रहा है आपसे? वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला पे बेस्ड है ये सवाल। आपसे सिंपली पूछ रहे हैं कि व्हाट इज दी वोल्टेज V1 अक्रॉस दी रेजिस्टेंस R1। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं? V1 इक्वल्स टू आई टोटल, जो भी आई करंट है सर्किट में, टाइम्स ऑफ R1, टाइम्स ऑफ R1। और I को कितना लिख दोगे? I को लिख दोगे V डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, जो कि है R1 प्लस R2। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? आपका आंसर आ जाएगा V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 टाइम्स ऑफ R1। ये आ गया आंसर। ठीक है, इसको अरेंज कर लो, इस R1 को डिवीजन में भेज दो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो V डिवाइडेड बाई 1 प्लस
R2/R1 कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये लिख दिया। अरे ये लिख दिया, ये आ गया आंसर, ठीक, ओके, डन, क्लियर इतनी बातें। चलो अगला सवाल आपके सामने है, ये पढ़ लो जरा सवाल को क्या कहता है। द वैल्यू ऑफ आई इन द गिवन फिगर। अब कहां से करंट आ रहा है, कितना आ रहा है, ये 0.5 2 एम्पियर, यहाँ बाहर जा रहा है, यहाँ से अंदर आ रहा है, और यहाँ पे 2 डिविजन हैं, ठीक है। तो आप एक एक जंक्शन पे बात करो, एक एक जंक्शन पे बात करो। यदि 2 एम्पियर का करंट आ रहा है और 0.5 का आ रहा है, तो इसके आगे कितना बढ़ना चाहिए, इसके आगे 2.5 का करंट बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ हम लोगों ने लिख दिया 2.5 एम्पियर, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में है, सुनते चलना। अब इस जंक्शन पे, दूसरे जंक्शन की अगर मैं बात करूं, तो दूसरे जंक्शन पे आपको क्या सिचुएशन दिख रही है, आपको कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है, 2.5 एम्पियर का करंट आ रहा है और 1 एम्पियर का करंट बाहर जा रहा है। तो आगे का आपको नहीं पता कितना है, आगे का आपको नहीं पता कितना है, ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू डोंट नो कि कितना होगा। तो 2.5 में से 1 चला गया, कितना बचा, ये 1.5 बचा, 1.5 आगे बढ़ा, ठीक है। इसके बाद यहां से आ रहा है 0.5, ठीक, तो 0.5 और 1.5 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर का करंट आगे बढ़ा, जिसमें से 1.5 एम्पियर का यहां गया, तो ये कितना बचा, ये 0.5 बचा। 2 एम्पियर का करंट आगे बढ़ा, जिसमें से 1.5 एम्पियर करंट सीधा चला गया, तो यहां कितना बचा, यहां बचा 0.5, कितना बचा यहां पे, 0.5 एम्पियर बचा, लिख दो। जंक्शन लॉ लगाया 2-3 बार और कुछ भी नहीं किया। चलो अगला सवाल पढ़ो सभी लोग, तेज रफ्तार में, जल्दी रीड द क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये सवाल, आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। कैसे लगाते हैं केवीएल, कैसे लगाया जाए केवीएल। हमको मालूम है कि अगर ये एक बैटरी है, ठीक है, आप नेगेटिव से पॉजिटिव अगर छलांग मारते हो तो आप लिखते हो +V, और आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ छलांग मारते हो तो आप लिखते हो -V। हाँ या ना, सीखी थी ये बात। इसी तरह से अगर आपके पास एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस में यदि आप लोग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट जाते हो तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, कितना होता है, इतना होता है। उस रेजिस्टेंस में यदि आप अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट जाते हो, मतलब ये करंट की डायरेक्शन है, पिछले केस में आप लोग गए यहां, अगले केस में आप लोग आए यहां, ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे +IR, ठीक है, क्या लिखोगे, +IR, ओके। यहां पे डेल्टा V कितना लिखा आपने, -IR, और नीचे वाले केस में +IR। तो बस ये लॉजिक यहां पे लगा देते हैं, यही लॉजिक इधर लगा देते हैं उठा के। क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे VA, यहां का पोटेंशियल VA माइनस I टाइम्स ऑफ R, मतलब 12, प्लस से माइनस -6, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट -6 इक्वल्स टू VB, खत्म, सर्किट क्लोज। कितना बन जाएगा, ये निकालना क्या वैसे आपको, VA माइनस VB निकालना है, तो VA माइनस VB कितना बन जाएगा, VA माइनस VB बन जाएगा 12 24 24 वोल्ट, लिख दो, नोट इट डाउन क्विकली। डन हो गया। चलो अगले सवाल पे भी एकदम एग्जैक्टली सेम सवाल है, कर भी चुके हैं हम लोग KCL का, तो इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, इसके बदले हम दूसरा सवाल देख लेंगे, लेकिन दूसरा सवाल हमारे पास नहीं है, हो गए हमारे DPP के क्वेश्चंस, तो इसी को कर लेता हूं, ठीक है। चलिए आइए कर ही लेते हैं इसको, आया है सामने। तो 2 + 3 5, 5 में से 1 चला गया इधर, कितना बचा, 4 बचा। 4 में से 1.6 इधर चला गया, कितना बचा, ये बना 2.4, ठीक है। तो 2.4 एम्पियर इज द आंसर। डन। तो बेसिकली ये सवाल, ये सेशन मैंने क्यों लिया, ये सेशन मैंने इसलिए लिया क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी का समापन हमको करना था और ये कुछ DPP क्वेश्चंस मुझे करवाने थे। तो व्हाट आई वांट नाउ कि जितनी भी DPPs हैं आप लोग सॉल्व करो, सारी DPPs सॉल्व करो, और उनमें जो भी आपको कठिनाई वगैरह आए आप लोग मुझको भेज सकते हो टेलीग्राम इंस्टाग्राम हैंडल पे,
और एक सेपरेट सेशन हम लोग प्लान कर रहे हैं लाइव संडे को, जिसमें हम लोग डीपीपीज वगैरह के डिस्कशंस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अब हम लोग अगले सेशन में। तब तक अच्छी तरह से रिवाइज करते रहो। सी यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।